देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये अभी शायद अभी पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले आया ये सवाल, ठीक है। देखिए मेरा सवाल कितना बढ़िया सवाल। ए टॉय कार, दिख रहा है, ठीक। ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द फोर्स। पहले देखो एक टॉय कार है, समझिएगा। ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अपने घर से नहीं करा रहा। ए टॉय कार ऑफ चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। अच्छा बताओ, चार्ज टॉय कार छोड़ो, टॉय कार पे चार्ज कितना है क्यू, क्यू के कारण इस पर क्या लगेगा फोर्स, क्यू ई फोर्स लग गया। अब इस फोर्स के कारण इसमें क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन। अब ये भागना शुरू करेगी। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। इसकी स्पीड बेटा देखो, शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी है, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। 0 से 6 मीटर पर सेकेंड कितने समय में हुआ है बताओ, 1 सेकेंड में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको। ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अरे किसी टॉय कार को चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये हाथ से धक्का नहीं दे रहे, इंजन से धक्का नहीं दे रहे, ये धक्का किससे दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इन्होंने टॉय कार को चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कारण इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, और उस फोर्स के कारण इसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड कितने सेकेंड में हुई, 1 सेकेंड में। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 6 माइनस 0 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, सही है, हाँ ठीक। एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स। अब ध्यान से सुनना एक एक करके, इसीलिए मतलब ऐसे समझो न्यूमेरिकल की इतनी ज़्यादा जरूरत थी, मैं रेगुलर क्लास को रोक के करा रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस, और ये इसको पकड़ के नहीं कराएंगे तो हो ना पाएगा। ठीक, तो एक टॉय कार है जिसपे चार्ज क्यू है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई जिसके कारण चार्ज की ये टॉय कार भागने लगी। इसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड कितने सेकेंड में हुई, 1 सेकेंड में। ठीक, 1 सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अब फोर्स आगे की ओर नहीं, मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो किसका काम करेगा, रिटार्डेशन का। मतलब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, यहां पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है, एक्सेलरेशन, और अब क्या लगने लगा बताओ, रिटार्डेशन। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग जाएगा, रिटार्डेशन। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये बात समझ में आई। मैंने यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन क्यों बोल दिया, क्योंकि यदि ई इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के कारण इसकी स्पीड 0 से 6 हुई है 1 सेकेंड में, तो यदि उतनी फील्ड वापस उल्टी लगा दोगे तो वापस वही स्पीड 6 से 0 हो जाएगी 1 ही सेकेंड में। ये सिखाया है ना, जितना एक्सेलरेशन आगे की ओर लगाओ तो जितनी दूरी और समय लगता है उतना रिटार्डेशन दे दो, तो उतनी दूरी और समय पे वापस वो चीज़ रुक भी जाती है। यदि 0 से 10 एक एक्सेलरेशन के कारण हो रहा है तो 10 से 0 भी उतने ही एक्सेलरेशन उतने समय में हो जाएगा। मतलब जिस रेट से बॉडी की स्पीड बढ़ी है उसी रेट से बॉडी की स्पीड घटेगी, तो टाइम और डिस्टेंस सब सेम रहेगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए, 2 more सेकेंड के लिए। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण 2 सेकेंड तक कार और चलती रही। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार फॉर 0 to 3 सेकेंड। आपसे 0 से 3 सेकेंड के लिए एक तो एवरेज स्पीड पूछी है,
और एक पूछा है एवरेज वेलोसिटी। दो चीजें आपसे पूछी है। अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं। इतनी देर तो हम आपको क्वेश्चन की कहानी समझा रहे थे, अब हम आपको हिंदी में सवाल समझाते हैं। सवाल है क्या? सवाल क्या था कि एक टॉय कार है जिसको चार्ज क्या दे दिया गया, Q, और इस चार्ज पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण ये चार्ज जो कार है वो भागने लग गई। चार्ज जो कार है उसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में होती है। 0 से 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी 1 सेकेंड में होती है। यदि 1 सेकेंड में होती है तो कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया 1 सेकेंड बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अब ये एक्सेलरेशन के बजाय क्या लेने लगा, रिटार्डेशन। तो यदि ए के एक्सेलरेशन के कारण ये 0 से 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गया, तो यही इतना ही रिटार्डेशन दोगे तो 6 से वापस 0 भी हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में स्पीड कितनी हुई थी बताओ, 0 से 6। तो अगले 1 सेकेंड में स्पीड क्या हो जाएगी, कोई बताओ, बताओ भाई मुझे। 6 से 0, ये किसी को समझ में आया? और ये कितने सेकेंड में होगा, 1 सेकेंड में। लेकिन ये जो रिवर्स फील्ड है वो कितने दिन तक, कितने टाइम तक रह रही है, कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड, 2 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड में इसकी स्पीड 6 से क्या हो गई, 0। अभी भी रिटार्डेशन लग रहा तो लौटने लग जाएगा। अब इसकी स्पीड वापस 0 से क्या हो जाएगी, 6, लौटने लग जाएगा। यहां तो 0 रहेगा और यहां क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा लौटते वक्त। क्या समझ में आ रही बात, ये मैं क्या लिख दिया? तो फिर से समझो, इस पूरी कहानी में क्या हुआ कि कार की स्पीड पहले 0 से 6 हुई, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। फिर रिटार्डेशन, उतना ही रिटार्डेशन लगा दिया, उतना ही, तो वापस 1 सेकेंड में 6 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन रिटार्डेशन 2 सेकेंड के लिए लगाया है तो ये लौटने लग जाएगा। तो अगले 1 सेकेंड में फिर 0 से 6 हो जाएगी लौटते वक्त। आए मतलब समझो, कार पहले एक्सलेट हुई, 0 से 6 पे आई, ठीक। अब उतना ही रिटार्डेशन लगाओगे तो अगले 1 सेकंड में 6 से क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अभी भी रिटार्डेशन लगाओगे तो लौटने लग जाएगी। तो अब फिर वापस 1 सेकंड में 0 से 6 पे आ जाएगी, वही एक्सेलरेशन लग रहा है ना, है ठीक। अच्छा, 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है ये निकाल सकते हैं? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का, किसी को ये फॉर्मूला पता है, u²/2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि यदि कोई बॉडी u स्पीड से या 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है और उस पर रिटार्डेशन लग जाए तो कितनी दूर जाके रुकेगी, कितनी दूर जाके रुकेगी, u²/2a। u कितना, 6, a कितना, 6, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर में जाके रुकेगी। कितने मीटर पे रुकेगी बताओ भाई, 3 मीटर पे। अच्छा, तो जितना एक्सेलरेशन यहां से यहां तक है वही रिटार्डेशन यहां पे यहां तक है, और वही एक्सेलरेशन लौटते वक्त यहां पे, तो ये सभी दूरियां बराबर होंगी ना, मतलब ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा, ठीक। कैसे अब करना क्या है, अब सवाल करते हैं। क्या सवाल है बताओ मुझे। हमें चाहिए 0 से 3 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये शुरुआत है, पहले क्या हुआ, एक्सेलरेट। फिर से सुनो, जितना ये एक्सेलरेट हुआ उतना ही क्या हुआ, डी एक्सेलरेट। तो यदि पहले 1 सेकंड में 3 मीटर चलता तो अगले से 1 सेकंड में 3 मीटर बाद जाके रुक जाएगा। फिर भी एक्सेलरेशन होता रहा तो पीछे की तरफ आ गया। भाई किसी को धक्का लगा रहे हो, पहले तुमने धक्का लगाया, स्पीड बढ़ाई, फिर धक्का लगा के उतनी स्पीड वापस घटा दी, और अभी भी वही धक्का लगा रहे हो तो कहां जाने लगेगा, पीछे। तो इसीलिए जितनी दूरी पर ये एक्सेलरेट हुआ उतनी दूरी पर डी एक्सेलरेट हुआ, और फिर वापस उतनी दूरी पर ही आगे आ गया, ठीक। क्योंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही ऐसी है। अब जरा बताओ, हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कौन है, इनिशियल, और ये कौन है, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3, टाइम कितना हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा,
1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज स्पीड की बात करो। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? रास्ते की लंबाई, आगे जाना लौट के आना। तो 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, कितना? 9/3 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। कहे यार सवाल इलेक्ट्रो का है और इलेक्ट्रो की तो अप्रोच लगी नहीं, तो यही तो धोखा हो जाता है। तभी PYQ आखिरी में कराए जाते हैं, क्योंकि PYQ में जो पेपर बनते हैं, पेपर में जो सवाल आता है माना जाता है पूरी फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो उसमें सारे अप्रोच लग जाते हैं। अब एक बार थोड़ा डिस्कशन हो चुका है, अब दोबारा वर्किंग करोगे या सॉल्यूशन देखोगे पकड़ में आ जाएगा कि था क्या। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। छपवाएंगे नहीं, वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर में थोड़ी रखेंगे अपलोड तो करेंगे, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन देखो क्या हुआ। ये पिछले वाले क्वेश्चन की कनेक्टिविटी है ना। चलो देखो ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ए पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is placed at rest in uniform electric field, then released. The kinetic energy attained by particle after moving distance y. एक बात बताओ, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा? आपको पढ़ा होगा एक चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट पर है, बोलो, यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, बोलो, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एट प्लेस्ड एट रेस्ट। अब इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बताओ कोई? QE लगेगा। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस कितना? y डिस्टेंस मूव करने पर कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाएगी? कितनी डिस्टेंस चला है बेटा? y। ठीक, ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपसे पूछा है, एक बात बताओ, क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। यही होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर एक्सटर्नल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? y, और फोर्स कितना लग रहा है? QE, तो QE y। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी QE y। ठीक है ना भाई? एक सवाल है, यही तो कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब y डिस्टेंस चलेगा? तो आपको समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है? वर्क डन के कारण। जितना वर्क डन होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कौन फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE y। ठीक, और यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी, क्या? QE y। ये फॉर्मूला समझ में आया किसी को? ऐसे ही एक और इसका दूसरा अप्रोच है, यदि आपको बहुत दिनों बाद याद आए तो मैंने एक और आपको तरीका सिखाया था। वर्क डन का फॉर्मूला सिखाया था पोटेंशियल में, QEy cos थीटा, QEd cos थीटा। किसी को याद है? ये वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था। अरे FD cos थीटा होता था, F के यहाँ क्या ले लिया? QEd cos थीटा हो गया। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो QEd हो जाएगा, और D के यहाँ क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। और जो वर्क डन है वही किस में काम आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इनिशियल तो यहाँ 0 है, तो यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वर्क डन की। नहीं समझ पाए? ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है तो वर्क डन का फॉर्मूला QEd cos थीटा होता है।
और जो वर्क डन करते हैं चार्ज पार्टिकल में वो उसमें किस रूप में जाता है? काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाता है। हो पाएगा? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए क्या दे रखा है? इन गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस? इनका साइन क्या होगा? देखो एरो से समझो, एरो से समझो। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। बोलो, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है। किसी को पता है बात? सिर्फ सुनोगे ना तो पुरानी बातें याद आ जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है अंदर आ रही है? अंदर आ रही है। तो इसमें भी अंदर आ रही है, इसमें भी अंदर आ रही है, मतलब दोनों नेचर सेम है और नेगेटिव। अरे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हो गई है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, तो ये भी चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो ये चार्ज भी क्या होगा? नेगेटिव। तो Q1 और Q2 दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो कौन सा आंसर हुआ? हाँ, बोथ आर नेगेटिव। ये क्लियर हुआ सबको? बोथ आर नेगेटिव। चलो नेक्स्ट सवाल है। आवाज सब आ रही है? सब सही है? वाई का सही है? नहीं, रिकॉर्डेड में पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं फोन पे लाइव नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो हाँ, जो ये सवाल देखिए। अब आप याद करिए मेरे गॉस थ्योरम के नोट्स। मैंने आपको गॉस थ्योरम के शुरुआत में ही एक बेसिक कंसेप्ट सिखाया था। क्या कंसेप्ट सिखाया था? मैंने सिखाया था आपको एक कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आर पार होकर जाना जरूरी है। आर पार होकर जाना जरूरी है। बढ़ाया था नहीं बढ़ाया था ये बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो उस समय बताया था और मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार होकर जाएं। ये सवाल जब ज़्यादा आए तभी मैंने ये नोट्स अप्रोच बनाया कि जैसे कोई प्लेट है, प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साइड से घुसे दूसरे साइड से निकले, एक साइड से घुसे दूसरे साइड से निकले, एक साइड से घुसे दूसरे साइड से निकले, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। आर पार होके जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये बात आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में सवाल निकलवा दे रही है। देखिए क्या इसमें आर पार जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। समझ में आई बात? आर पार होके जो साफ साफ चित्र में दिखाई देना चाहिए कि एक साइड से घुस रहा हो, है ना, सामान्य भाषा में बोले तो फाड़ते हुए जाना चाहिए। सामने से छूते हुए चला गया, ये देखो सामने से छूते हुए चला गया, टेंजेंशियल गया तो फ्लक्स नहीं बनेगा। सामने से छूते हुए चला गया तो फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स के लिए आर पार फाड़ते हुए जाना है। हो पाएगा? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। ठीक, सवाल हमने लिखा नहीं, हमने चित्र से ही बता दिया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये कल की जो है बाकी था मामला। अब बताओ तो इसका क्यों जीरो है? आर पार नहीं खा रहा। मतलब देखिए एक वैरायटी, मतलब देखो एक वैरायटी कितनी बार रिपीट होती है, एक वैरायटी कितनी बार रिपीट होती है, समझ रहे हो? पहले एक बार इसी अप्रोच पे सवाल आया, फिर एक साल बाद, एक दो साल के गैप में फिर आ गया इस पे सवाल। ये बता रखा है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल एंटर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन के ऊपर ही है, आर पार नहीं जा रहा है। पेपर इज लिमिटेड ओनली टू बी लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस। कह रहा है भैया
इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी के प्लेन पर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो जब ये आर पार फाड़ते हुए नहीं जा रहा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। इसका फ्लक्स तब हो सकता था जब एक साइड से घुसे और दूसरे साइड से बाहर निकले, एक साइड से घुसे दूसरे साइड से बाहर निकले, एक साइड से घुसे दूसरे साइड से बाहर निकले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को आर पार फाड़ते हुए जाए। यदि सामने से टेंजेंशियल छूते हुए चली गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा। नाइस। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ये देखिए कितना अच्छा सवाल, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम बस 2-2.5 महीने, ये कल का जो काम बाकी था ना, जैसे कोई भी चीज कंटिन्यूटी ब्रेक होती ना, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अब कल से दिमाग मेरा वहीं पे फंसा हुआ था, नहीं समझे? ट्रांजिशन फेज में फंस गया था, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ ही नहीं पा रहा था। तो ये जब तक लो एनर्जी में नहीं आ पाएगा तब तक कुछ नया शुरू नहीं होगा, इसलिए इसको निपटाना जरूरी है। देखिएगा 3 पॉइंट चार्ज, इंग्लिश में है देखिएगा। 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0, 0, 0। ये पता नहीं क्या है। रुको एक काम करते हैं, इसमें ध्यान से देखो, z की वैल्यू 0 है, यहां भी z की वैल्यू 0 है, यहां भी z की वैल्यू 0 है। मतलब z लिखा है लेकिन इसकी आवश्यकता तो केवल x और y बना लो। क्या बना लो? x और y। ये हमने बना लिया x, ये बना लिया y, ठीक, ये y बना लिया। अब देखते हैं 3 पॉइंट चार्जेस प्लस q माइनस 2q प्लस q आर प्लेस्ड एट, पहला वाला चार्ज कहां पर रखा है? 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, यहां पर होगा, बोलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, ठीक। दूसरा पॉइंट कहां है? दूसरा पॉइंट बताओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो माइनस 2q कहां पर है? ओरिजिन पर, माइनस 2q यहां पर है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सही। तीसरा पॉइंट कहां पर है? x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0। अरे x बराबर a, ये x बराबर a, y बराबर 0, तो यहां पर है। तो 3 चार्ज है ना, प्लस q है, माइनस 2q, और तीसरा चार्ज क्या है? प्लस q। इस सवाल जब सामने सॉल्व किएंगे तब पकड़ में आएगा होता क्या है। देखो इतनी, ये 3 लाइन पकड़ में आ गई सबको कि भैया 3 चार्जेस थे, कौन कौन? प्लस q, माइनस 2q और प्लस q, जिसमें प्लस q कहां पे रखा है? 0, a पर। प्लस q कहां रखा है? 0, a पर। माइनस 2q कहां रखा है? 0, 0 पर, ओरिजिन पर। और प्लस q आखिरी वाला कहां रखा है? a, 0 पे। x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0। इतना समझ में आ गया? अब आपसे क्या जानना चाहता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एंड द चार्ज असेंबली। डाइपोल मूवमेंट जानना चाहता है। आवाज सही जा रही है? रिकॉर्ड हो रही? ठीक। यहां पर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जानना चाहता है। बताओ ये माइनस 2q 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, किसमें किसमें? माइनस q और माइनस q। आप देखिए इस तरह की पढ़ाई आपको कराई है मैंने क्लास में, कि आपको ये सब तरीका सिखाया है कि माइनस 2q ब्रेक हो जाएगा माइनस q और माइनस q में। तो माइनस q से प्लस q एक डाइपोल बनेगा, दूरी कितनी? 1। माइनस q से प्लस q एक डाइपोल बनेगा, दूरी कितनी? 1। तो पहले वाले का डाइपोल मूवमेंट कितना? q है। दूसरे वाले का भी डाइपोल मूवमेंट q है। अरे बताओ भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा? अरे एक डाइपोल मूवमेंट p ये हो गया, एक डाइपोल मूवमेंट p ये हो गया, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कहां से होकर जाएगा? बीच से, होगा कि नहीं? तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो आएगा आपका क्या आएगा बताओ? p√2 क्या? करो आता है, चलो आगे बढ़ो, तुम चिंता ना करो, हम समझ लेंगे, ठीक है। तो p और p, भाई समझ पा रहे हो? 3 चार्ज थे, माइनस 2q प्लस q प्लस q। माइनस 2q को ब्रेक कर लिया माइनस q और माइनस q में, तो माइनस q प्लस q एक डाइपोल ये बना लिया,
माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक डाइपोल ये बना लिया। ये जितना डाइपोल मोमेंट ये होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ये होगा, क्योंकि चार्ज के पेयर और दूरियां क्या है, बराबर। तो ये भी P हो गया, ये भी P हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा, P√2। और P की वैल्यू कितनी है, QA, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा QA√2। अब क्या है, QA√2 तो तीनों में है, नहीं समझे। अब बात आती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे जानेंगे, डायरेक्शन का क्या चक्कर है। वैसे ये एंगल किसी को पता है 45 डिग्री होगा, है? तो आपको पता है tan थीटा होता है y/x, किसी को पता है बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि tan 45 रखो, tan 45 रखो तो y/x, tan 45 कितना होगा 1 y/x। इसका मतलब y बराबर, जिसमें y और x बराबर होगा वो tan 45 बनाएगा। अरे यार tan थीटा y/x हो गया, और हमें पता है ये 20 से होकर जा रहा तो कितना एंगल बनाएगा, tan 45। tan 45 वहां रखो, tan 45 कितना हुआ 1, तो y बराबर क्या आ गया x। तो जिसमें y बराबर x होगा वही tan 45 वाली लाइन को शो कर सकता है। तो y बराबर x किस में है? पहले वाले में, हाँ √2 QA हो गया। इसमें तो QA मैच नहीं कर रहा। एक तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, √2 QA, बताओ भैया, डाइपोल मोमेंट √2 QA अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या, x बराबर क्या, x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर a, y बराबर a। अरे मतलब यहाँ x और y दोनों की रीडिंग क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री कब आ सकता है, जब x और y की रीडिंग जिसमें क्या हो, सेम। इसमें x और y की रीडिंग सेम है तो लेकिन डाइपोल मूवमेंट नहीं मैच कर रहा है, ठीक। तो पहला तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा बताओ, √2 QA। और ये ऐसी लाइन को फॉलो करेगा जिसमें एंगल कितना बनता हो 45, और 45 तब बन सकता है जब y और x दोनों की रीडिंग क्या हो, सेम। तो y और x की रीडिंग केवल किसमें सेम है, पहले वाले में। हो पाएगा? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब तुम देखो, एक बार सवाल का डिस्कशन तुम्हारे सामने हो जा रहा है, एक बार अपनी तरफ से PDF लगा लोगे तो मामला पकड़ में आ जाएगा। और ये मजा तब देगा जब इसको ईमानदारी से पूरा 2 महीने कर ले जाओगे। समझ पा रहे हो? तो जितनी तुम्हारे फ्रेशर बैच या लापरवाहियां साल भर की हैं वो सब यहाँ मेंडअप हो जाएंगी, सब कवर हो जाएंगे। और सबसे बड़े तो मैं कह रहा हूँ तो करा ले जाऊंगा, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है, ठीक। देखिएगा, ए पॉइंट Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट P। ए पॉइंट Q लाइज ऑन, एक डाइपोल हो गया, ए पॉइंट Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P। डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट क्या है, Q। चार्ज नहीं है, पॉइंट है। ए पॉइंट Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, ठीक। क्वेश्चन भाई कहते हैं ना, कहते क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूं अब 2 महीना, ये लैंग्वेज समझने का झंझट खत्म करूंगा तुम्हारा मैं। पहले क्या लैंग्वेज समझाते जब कंसेप्ट ही नहीं पता होता था, अब चीजें पता है, अब लैंग्वेज समझाते बनेगा। अब जैसे क्या होता है, जैसे तुम बहुत मेहनती बच्चे निकल जाते हैं और मेहनती हो जाते हैं, तो पता क्या करते हैं, पता लगा नीट पहले रिव्यू करा देते, बाद में IIT मेंस रिवाइज करवा देते हैं, आधे सवाल वहाँ से उठ के आते हैं। लेकिन ये बच्चों के लेवल के हिसाब से होता है। जैसे 2017-18 में बहुत अच्छे बच्चे थे तो जो है और ज़्यादा, तब हम IT मेंस तक चले गए थे। उस समय की वो PDF बनाई हुई है जो स्पेशल क्वेश्चन की बार भेजी थी, क्वेश्चन ही नहीं हिलते, पता नहीं क्या दिया है। एक उसमें मैकेनिक्स की मैंने बना के दी थी भी, नहीं थी तुम लोगों को, 70 क्वेश्चन वाली, देंगे। वो 70 क्वेश्चन जो है एकदम जैसे वो नहीं शाहरुख खान वाले 70 मिनट जैसे हैं, मतलब 70 मिनट एक सवाल में लगेगा। अच्छा देखो, हाँ अच्छा पढ़ाई करते हैं। ए पॉइंट Q लाइज ऑन
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। एक पॉइंट Q है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है P। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल, इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल। इस बात का क्या मतलब है? मतलब दूर का पॉइंट है, मतलब कह रहा है R इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल। डाइपोल से बहुत बड़ी दूरी पर है, इसका मतलब डाइपोल क्या हो गया? छोटा, या वही R स्क्वायर को लगभग 0 मान सकते हैं, ठीक। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K/P/R3, याद है? एक्सिस पर पूछता तो क्या होता? K2P/R3। अरे ये पॉइंट है इक्वेटोरियल, और ये वाला जो पॉइंट होता था एक्सिस। तो उन्होंने वही बोला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट Q है जिसकी दूरी R है, जिसकी दूरी डाइपोल से बहुत बड़ी है। तो किस किस चीज़ पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Kp/R3 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -3। कौन सा आंसर होगा? है P, हाँ ना, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड R की पावर -3, ठीक है ना? क्या बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब पता नहीं तो आएगी 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 बोलते हैं, देखो पहले से देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए सवाल देखिएगा वैसा से, सवाल देखो और वर्किंग सीखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक लाइन पहली लाइन पढ़ो। Electric dipole is placed at an angle of 30 degree with electric field intensity। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जो जो दिया उसे लिखते जाया करो। A dipole is placed at an angle of 30 degree। Dipole is placed at an angle of 30 degree। लो भैया, डाइपोल कितने एंगल पर है? 30 डिग्री का, थीटा हो गया 30 डिग्री, ठीक। डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी? 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस है टॉर्क, कितना टॉर्क? 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। यदि ये डाइपोल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, तो चार्ज क्या होगा? क्या पूछा है? चार्ज क्या होगा, ठीक। अब एक बात बताओ, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? PE sin थीटा बराबर टॉर्क होता है। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू गैप। बोलो सही बात है? अब कम से कम फॉर्मूला फिर से रिकॉर्ड हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता था। अरे बताओ भाई। अब P कौन है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता था? 1 ऑफ द चार्ज, सही है? हाँ बताओ, डाइपोल मूवमेंट क्या होता था? 1 ऑफ द चार्ज एंड गैप बिटवीन देम। अब जो जो दिया रखो, चार्ज पूछा है, गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा कितना? sin 30। टॉर्क कितना? 4। ये क्लियर हुआ सबको? अरे बताओ भाई, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता था। P का मतलब डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 1 ऑफ द चार्ज एंड गैप बिटवीन देम। तो चार्ज हो गया Q, गैप हो गया 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, थीटा कितना? 30 डिग्री बराबर 4। अब इस वैल्यूज को रख के निकाल लेते हैं आंसर। कैसे करेंगे देखो, 2 सेंटीमीटर से 2 × 10⁻² दे दे। अरे सेंटीमीटर मीटर चेंज करना पड़ेगा। ये 2 × 10⁵ है ये, और sin 30 कितना होता है? हाफ। ये कितना हो जाएगा? 4। 2 से ये 2 कैंसिल, ये
2, 10 की पावर 5 से -2 हटा दो, 10 की पावर 3, ये 4, गलत हो गया क्या? 2 2 जा 4, तो Q बराबर हो जाएगा 2/10 की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा Q = 2 × 10 की पावर -3, और -3 हटा दो तो क्या मिल जाएगा? मिली कूलाम, तो 2 मिली कूलाम आंसर आ जाएगा। गलत हो गया क्या? कौन सा आंसर होगा? 2 मिली कूलाम। कोई सिंपल सी बात है। फिर से देख लो क्या सवाल है। सवाल एक बार फिर से सुन लो। हमें सवाल की लैंग्वेज तुम्हें सिखानी है कि दिया क्या कर रहे हैं क्या, ये समझ में आ जाए। A electric dipole is placed at an angle of 30 degree. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree. ठीक, पहली डेढ़ लाइन। With an electric field intensity 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन, एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन प्रति मीटर, इस पे टॉर्क लगेगा। द चार्ज ऑन द डाइपोल आपसे पूछा है, इफ द लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। अब टॉर्क दिया था तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला लगाया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? P sin थीटा। P को क्या ले सकते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 1 ऑफ द चार्ज एंड गैप बिटवीन देम, तो Q × A कर लिया। अब A इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 2 × 10 की पावर 5, sin 30 हो जाएगा 1/2, वैल्यू कर लिया, चार्ज निकाल लिया। हो पाएगा? अरे बताओ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सवाल समझने में बहुत बुद्धि लगती है। कैसा वो तो ठीक है, होनी तो चाहिए, हम लगा तो सब दें। जब देखिए बहुत बेसिक से सवाल है, तो क्या दे रखा है? ए डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड, देखो अब टॉर्क के पीछे पड़ा तो टॉर्क का ही सवाल दे रहा है, मतलब समझ पा रहे हो? एक फिक्स वैरायटी के आसपास ही रहता है, उससे बाहर। पूरे साल भर में क्या कहते आ रहा हूं कि नॉलेजफुल नहीं, एक्सपर्ट बनो। मैं फर्स्ट लेक्चर से आज तक एक ही बात बोलता रहा हूं, नॉलेजफुल नहीं, एक्सपर्ट बनो, क्योंकि फिजिक्स का पेपर नॉलेजफुल के लिए है ही नहीं। एक फिक्स वैरायटी के आसपास के सवाल बार बार आते हैं, तो बस उन्हीं वैरायटी को बार बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बात मैंने पकड़ रखी है। जो जब ये बातें बच्चे पकड़ लेते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जो ज़्यादा ज्ञान की तरफ भागते हैं कि ये नोट्स, ये गहराई, ये टैलेंट, ये कंसेप्ट, बस उस दिन गड़बड़। फिर उसके बाद पता है धोखा क्या होता है? एग्जाम वाले दिन वो एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके याद आते हैं। ठीक है ना? एग्जाम वाले दिन उन्हें क्वेश्चन के 5 तरीके याद आते हैं, 5 में कंफर्म नहीं होते कि करेंगे कौन से। ज्यादा सोच लेते हैं, सिंपल फॉर्मूले से निकल रहा था, पता नहीं क्या क्या 1.5-2 पन्ने में सॉल्व कर डालते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। चाय ले लेंगे, क्लास गैप कर सकते हैं चाय के लिए, तो देखिए नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग गिवन बाय, अरे भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? PE sin थीटा, और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E, यही तो लिखा है ना उसमें। तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता है, अरे AB sin थीटा A क्रॉस B, AB cos थीटा A डॉट B, तो ये P sin थीटा से क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा भैया? साथ साथ इसमें भी देखते जाइएगा, बीच बीच में समय निकाल लीजिएगा, है ना? इतने प्रेम से बता रहे, कभी कभी 2-4 झापड़ मार के भी बताते हैं। देख लीजिए आपको क्या पसंद है। कैसे ऐसे नहीं धमकाते, हम मान जा रहे, कहना हो बताओ। नहीं तो मतलब वो फेल हो जाए, तुम भी फेल होना चाहते हो? हैं? क्या चाहते हो तुम? यदि रैपट खाओगे तो अपने मोबाइल चलाने के कारण खाओगे ना, कि वो मोबाइल चला तो तुम रैपट थोड़ी खा जाओगे। नहीं अच्छा, ये देखिए कितना बढ़िया सवाल, ये हमें आता भी है। यह सवाल देखो कितना बढ़िया। देखिए, a thin conducting ring of radius r, thin conducting ring of radius r given a charge q, the electric field at the center O of the ring, एक thin conducting ring है of radius r given a charge q, the electric field at center O of the ring due to the charge on the part A K B,
ए के बी, इस ए के बी पार्ट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसके कारण निकालनी है? ए के बी। तो क्या, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर गिवन ए चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? ई है। कितनी बेटा? ई। ठीक, अच्छी बात है। वैसे तो इन्होंने चार्ज पूरे भर में दिया है। ए भाई ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। इस पूरे भर में चार्ज दिया है, ए के बी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, ए सी डी बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब सीखो जरा। ये कह रहा है इस पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। कितने पोर्शन का? इसके कारण। अच्छा तो यदि इस क्वार्टर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस क्वार्टर पोर्शन कारण भी ई होगी। उतना ही तो चार्ज उतनी जगह है। इस क्वार्टर पोर्शन कारण भी क्या होगी? ई होगी। और इस क्वार्टर पोर्शन कारण भी क्या होगी? ई होगी। इतना समझ में आया सबको? देखो इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि पूरे रिंग को हमने चार्ज दे दिया है क्यू, एक क्वार्टर पोर्शन ए के बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इतना समझ में आया सबको? ये तो हमारा सवाल था। अब हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है इस ए के बी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। तो यदि इस क्वार्टर पोर्शन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ये जितने क्वार्टर पोर्शन है सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो होगी। तो ये कह रहा है इन तीनों क्वार्टर पोर्शन के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब कैसे करते हैं सीखो। ये बताओ, ये जो पोर्शन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अरे बताओ, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ आएगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। ये जो पोर्शन है ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अरे बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर की तरफ जाएगी? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दो तो खत्म हो गए। ठीक, अब कौन सा बचा? ये वाला। अरे हमें ए सी डी बी, यही तो है, ए सी डी बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बतानी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ए सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, डी बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगी, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। अब कौन बचा? सी डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगी। कितनी? ई। तो ओवरऑल इस पूरे तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालनी होगी तो इसमें ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल ये पोर्शन बचेगा। ये भाई इस पूरे तीनों पोर्शन कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे। ये वाला सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ये वाला सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर देगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब बताओ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देगा? इधर। और क्वार्टर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई तो है। अरे बताओ भाई, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऊपर की ओर लगेगी, वो डायरेक्शन क्या होगी? ओके। तो आंसर कौन होगा? ई अलोंग ओके। समझ में आया? फिर से देखो, इसने धोखा दिया। कितना बढ़िया सवाल है। सॉल्व नहीं करना था, यहीं से सॉल्व होना है, वर्किंग नहीं करनी है, अप्रोच लगानी है। पहले उन्होंने बोला दिख नहीं रहा, इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे जाके बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। हम ही बार बार हटे नहीं हटेंगे। जाओ देखो, इन्होंने क्या बोला कि पहले पूरे इसको चार्ज क्यू दे दिया। इन्होंने पहले पूरे सरफेस को चार्ज क्या दे दिया? क्यू दे दिया। ये समझ में आया? इन्होंने पूरे को पहले चार्ज क्यू दे दिया। फिर उन्होंने समझाने के लिए बोला कि ये जो ए के बी वाला पोर्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनती है। तो हमने कहा कि एक क्वार्टर पोर्शन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रही है, तो इस क्वार्टर पोर्शन कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगी, इसके कारण भी ई बनेगी, इसके कारण भी ई बनेगी। ये समझ में आया? अब उन्होंने सवाल दिया कि ए सी डी बी के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमने कहा यहाँ 3 क्वार्टर पोर्शन है। अरे बोलो भैया, कितने क्वार्टर पोर्शन है? 3। तो इस वाले क्वार्टर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती है।
इस क्वार्टर पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस क्वार्टर पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगी। कहाँ मिलेगी? बाहर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ओके। नहीं समझ पाए? अरे बताओ भाई। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्या बता रहे? आंसर ओके आता। हाँ चलो अच्छा ये सवाल देखो। हाँ हाँ चाय पी ले। ये कहाँ चला गया? ये देखो। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई जरूरी है, नहीं चाय भी जरूरी। रुक जाओ, एक ये सवाल करा देता हूँ। क्या आपको याद आ रहा है मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेमी सर्किल दे रखा है, पहले सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो। मैंने आपको सिखाया था सेक्टर ऑफ, देखो इसी माने फॉर्मूले याद आते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि यदि कोई सेक्टर ऑफ सर्किल हो, किसी को याद है ये फॉर्मूला? डिस्टेंस आर हो, एंगल अल्फा हो, तो सेक्टर ऑफ सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। याद है किसी को? अब याद कर लो। यदि तार का एक हल्का सा कर्व हो और वो कर्व सेंटर पे अल्फा एंगल बनाया है, सेक्टर ऑफ सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 होता था। अब इस कर्व को बड़ा करके सेमी सर्किल कर दो। कितना कर दो? सेमी सर्किल। जब सेमी सर्किल कर दोगे तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 180। बोलो। तो यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज सेमी सर्किल हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज सेमी सर्किल हो तो पहली बात तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? बाहर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ तो E इक्वल टू क्या लगाओगे? 2k लैम्डा बटे आर साइन एंगल कितना लोगे? अल्फा बाई 2 180 बटे 2 साइन 180 बटे 2 कितना? साइन 90। साइन 90 से क्या हो जाएगा? 1। तो सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल आया? 2k लैम्डा बाई आर। तो इस बात को समझिए, सेमी सर्किल के कारण, अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, किसी भी सेमी सर्किल के कारण, क्या बोला? कोई भी सेमी सर्किल हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है। अरे बोलो भैया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाई आर। ये समझ में आया किसी को? है? अच्छा, k का मतलब किसी को पता है यहाँ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बताओ? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गई। और आर कितना है यहाँ पर? ए। तो आर ए है ना यहाँ, ठीक? तो यहाँ ए रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कौन सा आंसर हो? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। मतलब देखो, मैं 3 केसेस पढ़ा रहा हूँ, ये रिंग वाला, ये वायर वाला केस यहीं का यहीं सिखा दे रहा हूँ। तीनों केस के अलावा और कोई केस जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो फिर से, देखो 3 केसेस हैं। पहला, कोई भी एंगल हो, क्या बोला? कोई भी एंगल हो, जनरल 30, 40, 50, 60, 70, 80, कोई भी एंगल हो, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। कर लोगे? अरे बताओ भाई। यदि सेमी सर्किल हो, देखेगा ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, एंगल कितना? 180। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो लगेगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2। कितना होगा बेटा? 90। तो सेमी सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। याद रहेगा सबको? अब तो याद रहेगा जो पहली बार देख लो। यदि कोई चार्ज वायर है और उसको आपने सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर। मान लो क्वार्टर सर्किल हो जाए। कौन सा सर्किल बेटा? क्वार्टर। देखना, ये
समझ पा रहे मेरी बात को? क्वार्टर सर्किल मतलब सर्किल का चौथाई भाग, ठीक। अब बताओ सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 90। अब एंगल बाइसेक्टर से होकर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी होकर जाएगी, इसकी वैल्यू निकालो जरा। क्या बनाओगे? 2k लैम्डा बाई आर साइन 90/2, 2k लैम्डा बाई आर साइन 45, साइन 45 कितना? 1/√2, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ? √2k लैम्डा बाई आर। कुछ समझ पाए? तो हमने वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों केस रिवाइज कर लिए। सीखो, कुछ ना याद आए, ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहला बताओ क्या? सेक्टर ऑफ सर्किल होगा किसी भी एंगल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा/2। अब ये एंगल, ये वायर घूमते घूमते पूरा सेमी सर्किल बन जाए, तो भाई पहले किनारों को मिलाने पर सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा था, जब सेमी सर्किल मिला दोगे तो किनारों को मिलाने पर सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 180। तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2 कर दिया, साइन 90 कितना होगा? 1। तो सेमी सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर। यदि क्वार्टर सर्किल होगा तो ये एंगल कितना होगा? 90। अरे ये दोनों किनारे मिला दो, ये एंगल क्या होगा? 90 है। तो फॉर्मूला लगाओगे 2k लैम्डा बाई आर साइन 90/2 साइन 45 1/√2, एक √2 कैंसिल हो गया, √2k लैम्डा बाई आर। तो 3 वैल्यूज याद रखनी है। कौन कौन सी? जनरल वैल्यू क्या है बताओ? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा/2। सेमी सर्किल होगा तो 2k लैम्डा बाई आर, और क्वार्टर सर्किल होगा तो √2k लैम्डा बाई आर। समझ पा रहे हो बात को? फिर जहां जैसा जरूरत होगी उपयोग कर लो, ठीक। क्लियर हुआ सबको? और बाद में यदि कोई आंसर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में होगा तो k की रीडिंग ट्रांसफर कर देना, k की रीडिंग ट्रांसफर कर देना, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया सबको ये? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चाय पीना जरूरी ना? पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी है। ये सवाल ट्राई करो जब तक तुम लोग। इसी कहते हैं चाय का संघर्ष के रूप में इसको याद किया जाएगा। देखो पा गया चाय। अच्छा तुम लोग एकदम ट्रेंड हो चुके हो, मतलब जो है ताली बजाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। अरे ये लोग कचरी जाएंगी तभी सही होंगी, है ना? इनको ये नहीं पता कि कोई प्रथा का अंत हुआ, शुरू भी हो सकती है, नहीं तो कोई और नई प्रथा शुरू हो जाएगी, है ना? पता नहीं कौन सी बच्ची थी, उसका नाम हम भूल गए, कोई फोन जो व्हाट्सएप सब लिख के लंबा चौड़ा लिख के भेजी थी, सर यही जो है वुमेंस डे प्रथा का विरोध करने के लिए, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पूरा लिखिए सर कौन सी बात होती है, केवल गर्ल्स के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हीं से आप फॉर्मूला पूछ के मार पीट रहे हैं। तो उसने बहुत मुखर रूप से उसका विरोध किया था। तो फिर हमने कहा जब विरोध को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हाँ ये ठीक, चलो। तो उसी के विरोध के चक्कर में हमने वुमेन्स डे प्रथा का अंत किया था। कोई नई प्रथा शुरू कर देंगे। हाँ ये सवाल देखो, ए बच्चा देखिएगा, देखो अभी सवाल करा दे रहे हैं, अभी शाम को पीडीएफ भेज देंगे, रात को 11 से 12 वाला जो स्लॉट है ना, उस टाइम बैठ के सवाल लगा लेना, ठीक है? बोला लाइव नहीं होगा आज का टर्न तो कवर कर ही दे रहे हैं, आज इसी टाइम पर आप उसको कर लेंगे। और पोटेंशियल की थ्योरी रिवाइज करके रखेंगे, कल पोटेंशियल का सवाल कराऊंगा, देखिएगा। ए बच्चों ध्यान दीजिए, देखो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम देखो कि सवाल क्या था और करा कैसे जा रहा है। ए ध्यान सुनिए, एक एक सवाल ना बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को अपने साथ चेक करा देता है, बहुत सी पुरानी बातों को या सामने ले आता है, हाँ ऐसा कुछ होता था। बस एक हिम्मत से उस सवाल का सॉल्यूशन देखना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि जब सवाल का सॉल्यूशन किया जा रहा था दिमाग पे भी जोर पड़ता है और दिल पे भी जोर पड़ता है। आए यार हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, अरे हमने तो देखा ही नहीं, लेकिन नहीं देखेंगे तो नहीं जोर पड़ेगा, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
तो न्यूमेरिकल सेशन जरूर फेस करिए, ये आसान काम नहीं न्यूमेरिकल सेशन फेस करना, ठीक है ना। देखो जरा, देखिए कितना बढ़िया सवाल। चार्ज क्यू, देखिए नहीं तुम लोग, चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। चार्ज क्यू, ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। बढ़िया। चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय, चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। चार्ज क्यू गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से ढका हुआ है। डेढ़ लाइन समझ में आ गई सबको। चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय, इनक्लोज बाय मतलब ढका हुआ है। चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अरे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मतलब गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कहने का मतलब गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक। इफ द रेडियस इज डबल, इफ द रेडियस इज डबल, इफ द रेडियस इज डबल, डबल मतलब 2r, इफ द रेडियस इज डबल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अब जरा गॉस थ्योरम याद करो। गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 होता है। पढ़ाया था। किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 होता है। तो बताओ जब गॉसियन सरफेस कितनी रेडियस का है, r रेडियस का है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, Q/ε0। अरे किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 होता है। तो जब इसकी रेडियस r है तो Q/ε0 हो जाएगा। अब आपने इसकी रेडियस डबल कर दी तो भी उसके अंदर रखा चार्ज कौन है, तो बताओ सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। अरे ये मैंने नोट्स में सिखाया था, किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल उसके अंदर रखे चार्ज पर डिपेंड करता है, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। सुन पा रहे हो? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उसके अंदर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। इस गोले को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे हुए चार्ज पर डिपेंड करेगा, Q/ε0। तो पहले भी Q/ε0 होगा, बाद में भी, तो हर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। तो कौन सा आंसर होगा, रिमेन्स सेम। ये बात समझ में आई सबको? तो कंसेप्ट क्या है बताओ, किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है और उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। जरा समझना, जैसे ये एग्जांपल देखो, मैं एक कोन बना दूं, क्या बना दूं, कोन, इसके अंदर चार्ज Q रख दूं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। मैं एक गोला बना दूं, उसके अंदर चार्ज Q रख दूं तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। समझ रहे हो? एक सिलेंडर बना दूं, उसके अंदर चार्ज Q रख दूं, उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। समझ पा रहे हो? एक हेमिस्फीयर बना दूं, इसके अंदर चार्ज रख दूं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। एक क्वार्टर स्फीयर बना दूं और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, Q/ε0। कुछ समझ में आया कि किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल उसके अंदर रखे चार्ज पर डिपेंड करता है। तो यदि आपने बॉडी का चार्ज नहीं बदला है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहेगा, चाहे साइज बड़ा कर दो चाहे साइज छोटा कर दो। मान लीजिए ये गोला है, इसको और बड़ा कर दो तब भी चार्ज Q रखे रहो तो भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही माना जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो? खत्म तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है, नाइस, ठीक। तो किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉडी के अंदर रखे हुए चार्ज का 1/ε0 होता है, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। कुछ समझ पा रहे हो? बढ़िया। और तुम देखो कि एक एक सवाल आपको पुराने कंसेप्ट को बिना चैप्टर पढ़े ही रिव्यू कर दे रहा है।
ध्यान से सुनने में आ रहा है कि क्या है। और हम लाइव वीडियो में थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं एक एक सवाल को एक्सप्लेन करने में। उसका मानना ये है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा दिन भर के लोड में यदि चैप्टर ना भी पढ़ पाया हो तो कुछ सिर्फ जो है सॉल्यूशन में वर्किंग सुन के उसका कंटेंट रिव्यू हो जाए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि घूम फिर के आपको लगाना सवाल ही है फिर इसके पेपर में। कोई फॉर्मूला आपसे लिख के नहीं पूछेगा, ना कोई डेरिवेशन करवाना होगा, केवल है कि कैसे वो चीज़ अप्लाई होती है। तुम्हें गॉस थ्योरम पता हो ना पता हो, ये कहानी यदि याद रहेगी क्या कि किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे कितना भी शेप साइज बढ़ाओ घटाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहेगा। ये स्टेटमेंट ही नॉलेज है। समझ पा रहे? ये जो स्टेटमेंट बोल गया इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। कि कंसेप्ट पता हो सवाल निकल जाएगा। तो मैं कंसेप्ट ही थ्योरी के रूप में बोल रहा हूँ कि किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उस पर रखे हुए अंदर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। एक बार ऐसे ही बच्चे थे आपस में बात करके खूब हंस रहे थे और फिर वो जो मारे गए, जो कचरे गए, अरे गुरुजी नहीं करेंगे, अरे गुरुजी नहीं करेंगे, दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। इतना टोपी ओपी सब हवा में उड़ गई उनकी। नहीं समझ रहे हो? उनको बहुत मौज आ रही थी, पूरा मजा दिला दिया एकदम। भाई टीचर है, कभी कभी हिंसक हो सकता है ना? तो तुम समझो। देखिए एक बात सुन लीजिए, आपकी इज्जत आपके हाथ में कभी भी छीनी जा सकती है, संभाल के रखिए। देखिए डायलॉग है ये सब, कभी ना कभी पिक्चरों में आएंगे, ठीक है ना? क्या आपकी इज्जत आपके हाथ में है, कभी भी छीनी जा सकती है, संभाल के रखिए। चलो बस देखो ताली नहीं जा रही है। ये कचरी जाएंगी तभी, या ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग, है ना? बहुत तेज बन रही है ना, इनको समझा जाएगा एक दिन। अरे यार खाली इस घोषणा से खुशी का माहौल आ गया। हाँ चलो देखो, हाँ ध्यान दीजिए, दूसरे का दुख ही सबसे बड़ा सुख है, और वो भी आसपास वालों का तो और आनंद आ जाता है। देखो ध्यान दीजिए, ये सवाल देखो ना, बढ़िया। देखिए ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। इस पे चार्ज कितना है? Q। बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल भी 2 बार आ चुका है, ठीक है? देखिए मतलब PYQ सीरीज इतना इंपॉर्टेंट सेशन होता है कि यदि पूरे ईमानदारी से पूरा करा दिया और आपने इसको 2-3 बार मेरे साथ साथ लगा लिया तो आप निश्चिंत रहिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्ट्रेट मिल जाएंगे और 4-5 क्वेश्चन का कंसेप्ट सीधे सीधे वैसा ही होगा, ठीक है ना? समझो, ध्यान दीजिए। हॉलो सिलेंडर, और निश्चिंत रहिए मैं कभी कोई बात झूठी और फर्जी नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं होता जरूर है। अभी तक जितना मैं सितंबर से बोलता आ रहा हूं सब कुछ एज इट इज सामने आता जा रहा है तुम्हारे सामने, है ना? देखो ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। ध्यान दीजिएगा, हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। हॉलो सिलेंडर के अंदर चार्ज Q है, दिया नहीं था, हमने बना लिया। हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। द phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस B। ए कह रहा है B में ये जो B वाला सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? phi गिवन है। ये सबको समझ में आया? देखो पहली लाइन फिर से पढ़ो, ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। हॉलो सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है? Q। पहली लाइन समझ में आ गई? विद इन द इफ phi इज द, सुनो, if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with curved surface B। कह रहा है जो कर्व सरफेस है, अरे सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? कर्व सरफेस। तो कह रहा है कर्व सरफेस का या B का, इस कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? phi है, जो क्या है? गिवन है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A क्या होगा?
ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ए के लिए आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। अब सवाल देखिए, पहले फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ये बात समझ में आई? एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे चार्ज कितना है? Q, ठीक। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? B है, ठीक है। ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ए के थ्रू सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है यहां टोटल 3 सरफेस हैं। किसी समझ में आ रहा है? सिलेंडर में 3 सरफेस है। कौन कौन? ए वाला सरफेस, बी वाला सरफेस, ए वाला, सी वाला और बी वाला। अरे सिलेंडर में 3 सरफेस है, एक इधर वाली कैप, एक इधर वाली कैप और एक कर्व सरफेस। बोलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी बराबर नेट फ्लक्स? क्या कह सकते हैं? बोलो भैया। अच्छा बताओ, जितना सरफेस एरिया ए का है उतना ही सरफेस एरिया सी का है, तो जितना फ्लक्स इसके कारण बनेगा, जितना इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना इसके पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का फ्लक्स सेम होगा। बोलो, तो हम सी की जगह भी ए लिख दें, तो फाई ए प्लस फाई ए। बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है कितना? फाई। नेट फ्लक्स क्या होता है? पूरी बॉडी का नेट फ्लक्स क्या होता है? अंदर रखे हुए चार्ज का 1/ε0, ठीक। तो ये फाई ए और फाई ए को क्या लिख देंगे? 2 फाई ए प्लस फाई बराबर Q/ε0। हमें फाई ए को निकालना, फाई को उधर लेते जाओ, 2 फाई ए बराबर Q/ε0 माइनस फाई। समझ पा रहे हो? यहां से फाई ए बराबर कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? 1/2 Q/ε0 माइनस फाई। ये आंसर होना चाहिए। समझ में आया? एक बार और बता देते तो सही हो जाता। देख लो, सीखो, बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल भी 2 बार आया है। कह रहा है एक सिलेंडर है जिस पर चार्ज Q है, सिलेंडर के अंदर चार्ज Q है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0। ये तो सिंपल सी बात है। यदि इस सिलेंडर में टोटल चार्ज Q है तो इसके टोटल फ्लक्स की वैल्यू तो Q/ε0 होगी। लेकिन यहाँ टोटल को भी उन्होंने सरफेस के टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पास में कुर्सी लाके यहाँ लगा दो, कुर्सी यहाँ लगा, दूर है ना। बताओ। अच्छा, एक बच्चा मन में कह रहा था अजीब तमाशा बना रखा है। बच्चा नहीं, बच्चियों में कोई कह रहा होगा, बच्चे तो अपने हैं, है ना? क्या अजीब, सुनो ऐसे, सुनो, अरे ले गए, अरे दे दो भाई, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, चला गया। अच्छा बेटा ये कब इधर दे दो? हाँ, थैंक यू बेटा। अब अच्छा, अब इन लोगों के विरोध में कहना ठीक रहेगा नहीं रहेगा? चाहे आप हमारे विरोध में बोले तो ये गिरा देंगे। नहीं, अब जो है एक इनमें से जो शैतान टाइप के बच्चे हैं वो बोली, बताओ अजीब नौटंकी बना रखी है, चाय ये पियेंगे, सूप ये पहनेंगे, ताली हम बजाएं, ये कोई बात होती है? नहीं, ये कह रही है, ये नहीं कह रही कि पहले बताया हो तो गिरा दे। पहले पता होता ऐसा कुछ हम लोग बारे में बोलेंगे तो यहीं गिरा देते, कहते सॉरी सर गिर दिया। अच्छा देखो क्या, अच्छा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, देखो मुझे आता है, तुम लोग सीखो। हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q। हॉलो सिलेंडर पे चार्ज कितना है? Q। इन्होंने बताया कि हॉलो सिलेंडर है, उसका चार्ज Q है। कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है। द फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट इन वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस B। फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस A आपको बताना है। सवाल में ये कह रखा था कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके अंदर चार्ज Q है। सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर का चार्ज दे दिया तो इसका टोटल फ्लक्स तो हमें पता लग गया Q/ε0। अब इन्होंने कहा कि हम टोटल फ्लक्स को भी सरफेस के टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं। क्या बोला? टोटल फ्लक्स को सरफेस के टुकड़ों में।
इस बॉडी के टोटल फ्लक्स में 3 सरफेस पड़ रहे हैं, कौन कौन? ए वाला, सी वाला और बी वाला। तो हमने टोटल फ्लक्स को लिखा फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ सी प्लस फ्लक्स ऑफ बी। अब हम कहते हैं ये दोनों सरफेस सिमेट्रिकल है। अरे बताओ भाई, हम कह रहे हैं ये दोनों सरफेस क्या है? सिमेट्रिकल, एक जैसे हैं, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक जैसा होगा। तो हमने सी वाले को भी क्या कह दिया? फाई ए का ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन में फाई पहले से दे रखा था। नेट फ्लक्स को क्या ले सकते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फाई को इधर ले आए, 2 से डिवाइड कर दिए, फ्लक्स थ्रू ए निकल आया। यही फ्लक्स थ्रू ए होगा और यही फ्लक्स थ्रू सी। ए और सी दोनों के लिए फ्लक्स सही होगा। समझ में आया किसी को? अरे बताओ भाई, हो जाएगा? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये क्या हो गया? आप क्या करेंगे इसको? ये आ गया। ये देखिए, खुशी के मारे आपको पागल हो जाएंगे, कुछ लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बार एक बच्चे से कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया होगा, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो भी बताया, हमने कहा ऐसा कैसे हुआ? कैसा? हम चेक करवाए थे, है ही नहीं। और कुछ लोग तो इसको स्टेटस सिंबल बना दिए हैं। 10 लोग भी बोलते हैं आज हमारा दिमाग खराब है, सुबह शाम तक सबको बताएंगे आज हमारा दिमाग खराब है। तो लोग सोचते हैं कि कोई परेशानी नहीं, वो ये शो करना चाहते हैं उनके पास था, मतलब एग्जिस्ट है, कोई चीज होगी तभी तो खराब हो सकती है। तो 4 लोग बताना चाहते हैं उनके पास दिमाग है, तो इसको ऐसे नहीं कहते दिमाग है, कहते हैं आज दिमाग हमारा खराब है, इसका मतलब है खराब है बस। चलो अच्छा, अब पढ़ाई करेंगे। इधर चार्ज Q इज लोकेटेड, देखो भैया हम पढ़ाएंगे, इधर देखो बहुत कंपटीशन है, वहां चश्मा हम तोड़ देंगे, सामने देखो। ए चार्ज Q, ये सब धमकाने की नई स्टाइलें हैं। चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखिएगा, चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सिर्फ एक एक सवाल से आपको पुरानी बातें याद आएंगी। चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी एक फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? बच्चों कह रहा है चार्ज Q सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा है, एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? एक बात बताओ, पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो, पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। यदि कोई बॉडी के अंदर चार्ज रखा है तो उस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब पूछ रहा है एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो कितने फेस हैं यहाँ? 6। यहाँ कितने फेस हैं? 6। तो एक के लिए क्या हो जाएगा? फॉर वन फेस, पूरे का 1/6। बोलो भैया, अरे ये मैंने क्लास में सिखाया था। एक क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हो तो पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये पूछ रहा है एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो भैया यहाँ इसके 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक फेस के लिए पूरे का क्या होगा? 1/6। तो क्या आ जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ किस में मैच कर रहा है? ये देखो, हाँ भाई कट करके देख लो, जिसमें 1/6 आ रहा हो भाई इसमें कट करो, 2 पाई करेगा, नहीं आ रहा। इसमें 4 पाई कट जाएगा, इसमें आ गया। इसमें कट करो, कोई फायदा नहीं। इसमें कट करो, 24 हो जा रहा है। कौन सा होगा? सी, बी वाला। अरे हाँ, ये समझ में आया? क्वेश्चन फिर से सुन लो क्या है। एक क्यूब दे रखा था,
क्यूब के अंदर चार्ज क्यू रखा है सेंटर पे, एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब में कितने सरफेस है? 6, तो एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/6 भाग होगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसमें इन्होंने धोखा देने के लिए डिजाइनिंग दार बना रखा है, तो इसको चेक कर लोगे कैसे? 6 बन रहा हूं, कौन सा होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना गजब का सवाल है। अरे देखिए, केवल देखिए नहीं, समझिए भी। चलो देखो, अरे निपटा देंगे आज हम। हाँ, अच्छा सुनो, एक और बात। अब क्या किया करेंगे, 11 बजने के 10-15 मिनट पहले ही आ जाया करेंगे कि उधर ज़्यादा नहीं, 11 बजे 15 मिनट पहले, मतलब 11:45, 10:45 मान लो। अरे मतलब 10:30 से 10:45 के बीच आ जाया करेंगे और उधर 12 सवा 12 तक करा देंगे। सुनो, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम लोग ध्यान सुनो, 10:45 पे आएंगे, 15 मिनट पहले, मात्र 15 मिनट पहले आएंगे और उधर 15 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 15 मिनट इधर, उधर 15 मिनट, आधा घंटा भी ले लिया और ज़्यादा खराब महसूस भी नहीं होगा। ठीक, और सवाल हमारे 15, अब जो 10 सवाल होते थे अब 15 सवाल हुआ करेंगे। कोई परेशानी? देखो सारी चीज़ क्या है ना, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी से करने से होती है। इसको मेरे साथ फॉलो कर ले गए तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पेपर तुम्हारा ठीक होगा फिर इसका। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये अभी सवाल कम लग रहे हैं लेकिन इकट्ठा होते होते बहुत हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तुम खुद इमेजिन करो कि मैंने अप्रैल लास्ट तक यदि ऐसे न्यूमेरिकल कराता रहा तो तुम्हारे हर चैप्टर के लास्ट ईयर के देखे हुए काफ़ी क्वेश्चन देखे हुए होंगे, उसके बारे में पता होगा किस तरह का नॉलेज होना चाहिए। बस आप लोग रेगुलर लगे रहिए, हो पाएगा। बढ़िया, जा देखो। और जब भी आपको लगे सर तो आ ही जाएंगे तो सोचिएगा जरूर मन में कि हमारा काम है, ठीक है ना। एक चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम, अरे देखिए, चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यू। लो चार्ज क्यू को, फिर देखो सवाल फिर रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? पैटर्न रिपीट होता ही होता है, बस आपको कंफर्म करना है उस पैटर्न को। एक बार उस तरह का सवाल दे दिया, फिर दोबारा नीट में वैसा सवाल कुछ दे रहा। देखो, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। ये देखो, चार्ज क्यू को क्यूब के सेंटर पर प्लेस्ड कर दिया। लो कर दिया भाई, कैपिटल क्यू किया है, तुम स्मॉल क्यू कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो पाएगा? भैया कैपिटल क्यू को रखा है, ठीक। देखिए चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम, चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम, क्यू माइक्रोकुलाम मतलब क्यू इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक। चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस। हर फेस से आने वाला फ्लक्स क्या होगा? क्या ये वही सवाल नहीं है? हर एक फेस से। तो बताओ, पूरे क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू माइक्रोकुलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे एसआई सिस्टम में रखना पड़ता है। अरे भाई देखो, पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे बताओ, एक फेस के लिए उसका 1/6 हो जाएगा। अरे भाई, कोई बॉडी क्यूब के, कोई चार्ज क्यूब के अंदर रखा है तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखेगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि क्यूब में 6 भाग होते हैं। क्यूब में कितने भाग होते हैं? 6। तो किसी एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/6 क्यू माइक्रोकुलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइक्रोकुलाम को किसमें कन्वर्ट कर लो? कुलाम में। एसआई सिस्टम में है तो क्या आ जाएगा बताओ? Q इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट कहाँ है? ए है, फर्स्ट कहाँ है? वही
Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर माइनस 6। ये समझ में आया? कोई क्यूब के अंदर चार्ज Q रखा है, किसी क्यूब के अंदर चार्ज Q रखा है, तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताओ? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब में 6 भाग होते हैं, तो एक भाग के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे 6 सरफेस होते हैं ना, तो एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/6 हो जाएगा। इसके पहले जितने भी सवाल थे उसमें चार्ज कूलाम में होता था, इसमें चार्ज किसमें है? माइक्रो कूलाम में, तो 10 की पावर माइनस 6 अप्लाई हो गया। तो Q इंटू 10 की, ये छोटे जो चेंजेस आ जाते हैं ऑप्शन मिलाने में, Q इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हो पाएगा? और आप नोटिस करिए मेरे नोट्स कितने रिलेवेंट थे कि पैटर्न से बाहर नहीं जाते मेरे नोट्स, समझ रहे हैं? सबसे कम पन्नों में होते हैं और जो पैटर्न होता है उसी के आसपास रहते हैं, तभी मेरा सारा कोर्स समय से जो है पूरा हो जाता है। चलो सीधी बात, नो बकवास वाले स्टाइल पे। ये सवाल देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए एकदम काले पीले में है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ब्लैक एंड येलो है। ये देखिए पीला पीला सवाल, ये देखिए पीला पीला सवाल आपके सामने आ गया। अब इस पीले सवाल को हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। आज तो पूरा मैन इन ब्लू बन के आए हैं, है ना? आता है, हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करिएगा आप लोग। देखिए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ Q। अब देखो अभी तक चार्ज कहाँ रह रहा था? सेंटर पे। अब चार्ज Q कहाँ आ गया? कॉर्नर पे। ठीक, देखिए आता है हमें, आप भी सीखिए। कल हम जो है 15 क्वेश्चन का टारगेट लिए थे, नहीं करा पाए थे, तो हमें रात भर टेंशन हो गई, सुबह 5 बजे तक सोए नहीं हम। फिर वो आजकल वो लव वाली जो शायरियां हैं वो देख रहे थे, फिर तुम लोगों को भी तो भेजे थे हम, हैं कि अभी तो ख्वाहिश की है, अभी किस्मत भी देखना बाकी है ना? है क्या बात है, सही है। अरे ले, अभी तो ख्वाहिश की है, फिर अभी किस्मत भी देखना बाकी है। हाँ देखो चार्ज Q, अच्छा पहले हम सोचे हम भी अपने स्टेटस पे लगा दें, फिर हमने सोचा सैटरडे को घर भी जाना है तो फिर पता लगा ख्वाहिश और तमन्नाओं के बारे में जो है इंक्वायरी बैठ जाए कि कहाँ कौन सी ख्वाहिश कर रखे हो तुम बताओ जरा। अरे यार इतने ढेर सारे परिवार वालों में पर कोई ना कोई जो है कहीं ना कहीं से अच्छा हाँ, मेरा तो YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है। चलो अच्छा देखते हैं। हाँ नहीं तो अभी ये पूरा आइडिया नहीं रहेगा। अच्छा देखो, अच्छा चार्ज Q, अरे अब देखो पढ़ाई की बात करते हैं। चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ Q। अभी तक चार्ज क्या होता था? सेंटर में रखा होता था। कहाँ रखा था? अब चार्ज Q कहाँ रखा है? कॉर्नर पे। ठीक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ऑल 6 सरफेस ऑफ Q। ये कह रहा है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ऑल 6 सरफेस। पहले समझो, हमने ये आपको सिखाया था जब भी चार्ज जो है कॉर्नर पे रखा होगा तो इसको ढकने के लिए 8 क्यूब लगते हैं। चलो हाँ, ढक दो मेथड, हाँ ढक दो मेथड, यस याद आया आप लोग। देखो क्वेश्चन देखो, जब भी चार्ज कॉर्नर पे रखा होगा तो हम गॉस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब ये चारों तरफ से ढका हो। कॉर्नर की कोई भी चीज ढकनी हो, ये बेटा कॉपी देना। देखो अब जैसे ये कॉपी है, ये क्यूब मान लो, यदि चार्ज इसके सरफेस पे रखा हो, कहाँ रखा हो? सरफेस पे, तो इसको ढकने के लिए केवल एक कॉपी और रखोगे, ढक जाएगा। बढ़िया, सही। अब यदि इसके साइड पर रखा हो, साइड पर, तो इसको ढकने के लिए 4 लगेंगे, एक ये, एक इधर, एक इधर और एक इधर। बोलो
लेकिन यदि इस कॉर्नर को ढकना हो तो पहले इस कॉर्नर को यदि तुम्हें ढकना होगा तो बेस पर पहले 4 लगाओगे, बताओ, फिर ऊपर भी 4 लगाओगे तब कॉर्नर ढक पाएगा। सही बात है ना? फोन खो गया, कब खोया? फिर अब तुम क्या चाहती हो? सबका बैग? हाँ हाँ, सही, आप चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। हाँ, तो क्या बता रहा था? हाँ भाई, ये एक क्यूब हो गया, तो यदि चार्ज क्यूब के सरफेस पे रखा होगा, ए भैया कौनो जो है होली के खर्चे के लिए कुछ इधर उधर किया तो वापस कर दो, आधा पैसा वापस हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? आधा पैसा वापस कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मिला बच्चा, नहीं मिला? वैसे लड़कियां ज्यादा अच्छा चोरी करती हैं। हाँ, बॉयज में नहीं जाएगा क्योंकि उसी साइड खोया होगा या आपस में चुरा ली। हाँ, तुम्हारी कोई पक्की सहेली चोरी की होगी पक्का, तुम ध्यान दो। यही सब खुशी का पार्ट है ना? हमने साबित भी कर दिया कि इन्हीं में से कोई है, इनके दोस्तों में से ही। हाँ देखो, अब पढ़ाई करते हैं। एक क्यूब के सरफेस पे जब चार्ज रखा होता है तो इसको ढकने के लिए एक ब्लॉक केवल लगेगा, 2 ब्लॉक मिलकर इसको ढक देंगे। ये बात समझ में आई? जब साइड पर रखा होगा तो इसको ढकने के लिए टोटल 4 ब्लॉक लगेंगे, 1 2 3 4। लेकिन कॉर्नर का निशान यदि ढकना होगा तो 1 2 3 4 ये हो गए, इसके ऊपर भी 4 लगो तब कॉर्नर ढकेगा। ठीक है? तो यही कहते हैं, जब चार्ज कॉर्नर में रखा होता है, जब चार्ज कॉर्नर में रखा होता है तो इसको ढकने के लिए करीब 4 क्यूब लगते हैं। कितने क्यूब लगते हैं? 4। मैं बना नहीं पाऊंगा, 8। 4 जमीन पे हो गए, 4 ऊपर, तब कॉर्नर ढकेगा। तो एक पूरे क्यूब के लिए, एक पूरे क्यूब के लिए, पहले पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया Q/ε0। 8 क्यूब ने मिलकर इसको ढका, मतलब 7 और मिला के 8 क्यूब ने मिलकर इस चार्ज को ढका। 8 क्यूब में ओरिजिनल क्यूब हमारा कौन है? 1। तो ये पूरे 8 का 8वां भाग हुआ। अरे बताओ भाई, चार्ज क्यूब, फिर से सुनो, चार्ज जो है क्यूब के कॉर्नर पे रखा था। ढक दो मेथड ये कहता है कि जब तक चार्ज चारों तरफ से पूरी तरह से ढका नहीं होगा तब तक गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। तो जमीन पे टोटल 4 क्यूब लगे, ऊपर सरफेस पे 4 क्यूब लगे, टोटल 8 क्यूब ने मिलकर इसको ढका। तो जो 8 क्यूब ने जब इसको मिलकर ढका होगा तो टोटल फ्लक्स कितना बना? Q/ε0। ये तो बना पूरे के लिए, पूरे 8 को मिलाकर, पूरे 8 क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? अरे 8 लोगों ने मिलकर इसको ढका तो उस पूरे सेटअप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? Q/ε0। लेकिन क्या 8 ओरिजिनल है? ओरिजिनल तो केवल एक है ये, और सब तो इमेजिनरी है। तो जो ओरिजिनल क्यूब है वो पूरे का कौन सा भाग होगा? 8वां। तो इस पूरे भाग क्यूब के लिए, इस पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 1/8। ये 1/8 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है? चार्ज क्यू इज सिचुएटेड। अब हम इसको वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब हम ये समझ गए कि यदि कोई चार्ज, ये रिजल्ट के रूप में भी याद कर सकते हो, जब भी कोई चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा होगा, जब भी कोई चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा होगा तो उस पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/8ε0 होगा। यदि कोई चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा होगा तो उस पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बताओ? Q/8ε0। इसी तरह से दूसरा केस भी याद कर लो, यदि कोई चार्ज क्यूब के साइड पर रखा होगा, यदि कोई चार्ज क्यूब के साइड पर रखा होगा तो इसको ढकने के लिए कितने लगेंगे? 4। एक यहां, एक इधर, एक इधर, 4। हाँ 4, एक इधर और एक इधर है। अरे यार 4। तो ओरिजिनल पूरे का कौन सा भाग होगा? 1/4। तो क्या बनेगा बताओ इस क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Q/4ε0। ये समझ में आया?
और यदि कोई चार्ज क्यूब के साइड पर रखा होगा, मान लो यहां रखा हो सरफेस पर, तो क्या लगेगा? एक ही दो लगेंगे और एक ही ओरिजिनल है पूरे का आधा। मतलब 3 रिजल्ट मेरे से सीख लो, ये हमेशा के लिए याद कर लो, चलते फिरते नॉलेज के रूप में याद रहना चाहिए। है भैया, सीखो सीखो सीखो। ये चारों रिजल्ट तैयार कर लो। क्या क्या? पहला रिजल्ट, यदि चार्ज क्यूब के अंदर रखा हो, बताओ बताओ बताओ, यदि चार्ज क्यूब के अंदर रखा हो तो इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 पूरी तरह से ढका है। दूसरा देखो बेटा, यदि चार्ज क्यूब के सरफेस पे रखा हो, देखेगा, यदि चार्ज क्यूब के सरफेस पे रखा हो, अब बताओ चार्ज क्यूब के सरफेस पे रखा होगा तो इसको ढकने के लिए एक क्यूब और लगाओगे, तो टोटल 2 ही क्यूब तो हुए, ओरिजिनल पूरे का आधा। यदि सरफेस पर रखा होगा तो बस एक डिब्बा इसके ऊपर रखा नहीं कि चार्ज ढक गया। ढक दो मेथड ये कहता है जब तक चार्ज ढका नहीं होगा तब तक गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, हाँ। तो जब चार्ज सरफेस पे रखा होगा, अरे देखिए, मार खा जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, मामले की गहराई को समझो नहीं, डिबो देंगे। देखो, तो जब चार्ज सरफेस पे रखा हो, किस पे रखा हो? सरफेस पे, तो हम इसी के जैसा ब्लॉक इसके ऊपर रखेंगे। जब चार्ज सरफेस पे रखा हो इसी के जैसा ब्लॉक उसके ऊपर रखेंगे तो ढक जाएगा। जब तक ढकेगा नहीं तब तक गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। अब ये ओरिजिनल पूरे का कौन सा भाग है? आधा। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब का कितना होगा? Q/2ε0। अब चार्ज यदि साइड पर रखा हो, टिंग टिंग टिंग, ये देखो, बस 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 बस, ये देखो, अब साइड पर रखा हो, किस पे रखा हो? अब जरा साइड पर रखा हो, एक यहां लगेगा, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। बताओ, यदि चार्ज इसके साइड में रखा होगा तो एक डब्बा यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, एक यहां, तब ढकेगा। तो पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बताओ ये ओरिजिनल क्यूब पूरे का कौन सा भाग है? चौथाई। तो इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q/4ε0। ठीक। और यदि चार्ज कॉर्नर पे रखा हो, यदि चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा हो, यदि चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा हो तो Q/8ε0। क्लियर हो गया हमेशा के लिए? बताओ, यदि चार्ज सेंटर पे रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। सही है। और साइड पर रखा हो, अब सही है, ठीक है। चार्ज यदि सरफेस पर रखा हो तो इसको ढकने के लिए 2 लगेंगे, Q/2ε0। चार्ज साइड में रखा हो तो इसको ढकने के लिए टोटल 4 लगेंगे। सही है। हाँ, इधर ऊपर 2, हाँ इधर ऊपर, Q/4ε0, क्योंकि ये ओरिजिनल पूरे का चौथाई भाग होगा। कॉर्नर पर रखा होगा तो इसको ढकने के लिए 8 क्यूब लगेंगे, तो ओरिजिनल पूरे का 8वां भाग होगा, तो Q/8ε0 हो पाएगा। ये फिक्स रिजल्ट है, तैयार कर लो, चेंज नहीं होगा, हमेशा काम आएगा। जब भी चार्ज बॉडी के अंदर रखा होगा Q/ε0, चार्ज सरफेस पर रखा होगा तो क्यूब का टोटल फ्लक्स Q/2ε0, चार्ज साइड पर रखा होगा तो Q/4ε0, और चार्ज कॉर्नर पर रखा होगा तो Q/8ε0 हो पाएगा। अरे बताओ भैया, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखो। अरे 4 तो निपटा देंगे पूरी दुनिया हम। ये देखिए, अरे देखिए, ये सवाल तो तुम ही लोग बता देते ज्यादा अच्छा रहता। पढ़ो जरा, इंग्लिश में है, पढ़ ही नहीं पा रहे। ए पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। ये देखो, एक क्यूब है जिसकी साइड है एल। एक पॉइंट चार्ज क्यूब ए प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ साइड एल। साइड एल के क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q/, अरे भाई, किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके शेप और साइज से डिपेंड नहीं करता। तो इस लंबाई का कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा? Q/ε। अरे बताओ भाई,
इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए आपको क्यूब की साइड दी है। हम 10 बार यही तो सिखा रहे हैं, किसी भी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। Q/ε0 इसका आंसर होगा। हो पाएगा? तो देख लो कंसेप्ट और अप्रोच कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट होता है, ये फिक्स पैटर्न है। सवाल नहीं रिपीट होगा, लेकिन जो सवाल लगाने का जो सहूर डेवलप कर लोगे वही बार बार यूज करना पड़ेगा। आए मतलब एक बात बताओ, मैं यदि शुरू से बोलता आ रहा हूं कि फिजिक्स का पेपर क्रैक करने के लिए तुम्हें ज़्यादा नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट होने की जरूरत है, वो इन्हीं बातों को लेके बोलता हूँ। मैं जब हर साल लास्ट ईयर पेपर कराता था तो मुझे लगता था बच्चे को नए तरह के नए हजार नॉलेज की जरूरत नहीं है, फिक्स 10-15 नॉलेज को कंफर्म होने की जरूरत है कि वो कम समय में तुरंत पहचान जाए, उसको करेक्ट करके चले आए। कठिन कुल 5 सवाल आएंगे, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, वो जो टाइम मार्जिन बचेगा वो सरल ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर लेना। समझ पा रहे हो? कठिन वो 5 में हल्के जो लेंदी वाले आएंगे फिजिक्स के, उसके छोड़ देना, पढ़ने का भी समय मत खर्च करना। उसके बाद जितने फॉर्मूला बेस और बेसिक कंटेंट वाले हैं उनको फटाफट कर लेना, और बेसिक कंटेंट इतनी बार पढ़े रहो कि जल्दी पहचान जाओ कि मुझे ट्विस्ट करना चाहिए। जैसे अब रटा रहेगा कि क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल अंदर रखे चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जहां भी वो मिसगाइड करेगा, शेप साइज देगा, तो उस पर फोकस नहीं करोगे, काम की चीज लेके आंसर बता दोगे। तो कॉमन चीजें इतनी बार मेहनत किए रहो कि कम समय में कर लो, बस यही एक्सपर्टाइज हो जाएगी। आए ना हो पाएगा? बढ़िया बढ़िया, चलो। तो हाँ भाई, तो पॉइंट चार्ज Q था, लंबाई L थी, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, पूरी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखिए कितना बढ़िया। अच्छा, अब मैं कलेजे को ठंडक महसूस हो रही है। कल छूट के 15 क्वेश्चन बोले तो 15 क्वेश्चन नहीं कराए तो हमें मतलब एकदम उलझन सी हो गई। मन लगा 2-4 बच्चों को रैपट मार दे, तो उस दिन का कहीं ना कहीं रखे हैं, कहीं ना कहीं 1-2 बच्चों को। हाँ देखो, ठीक है, देखो, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R यूनिफॉर्मली चार्ज। ये देखो, एक हॉलो मेटल स्फीयर हो गया ऑफ रेडियस R यूनिफॉर्मली चार्ज। यदि मेटल स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे होगा। मेटल स्फीयर की एक खास बात होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अंदर के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ये मेटल स्फीयर के 3 वैल्यूज हैं। एक बात होती है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सरफेस पर KQ/R² होती है, याद है किसी को? यदि इसकी रेडियस R ले लो, और आउटर पॉइंट पर होती है KQ/r²। स्मॉल r कौन? बाहर वाली डिस्टेंस। सही ना? नॉलेज के रूप में ये 3 बातें होती है। कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो मेटल स्फीयर का मतलब होता है मेटल स्फीयर पे सारा का सारा चार्ज कंडक्ट होके कहाँ आ जाता है? सरफेस पे। तो जब अंदर चार्ज नहीं होता तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब सवाल देखते हैं, अब क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। चलो आगे देखते हैं। पहला क्या है? डिक्रीज एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r। r की वैल्यू, 2 रिलेशन दे रखे हैं, r की वैल्यू लेस देन r और r की वैल्यू ग्रेटर देन r। तो हम पहले नॉलेज के रूप में समझते हैं, जब r की वैल्यू r से कम होगी, अरे का पॉइंट हो जाएगा, तो फिर डिक्रीज इंक्रीज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। अरे यार, जब r की वैल्यू रेडियस से छोटी होगी, r मतलब जनरल डिस्टेंस, मान लो इसको तुम r कह लो, इस r की वैल्यू रेडियस r से छोटी होगी तो अंदर का पॉइंट हो जाएगा ना, और अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। तो डिक्रीज इंक्रीज वाली तो कोई बात ही नहीं। दूसरा पार्ट क्या है? हर केस में r इज ग्रेटर देन कैपिटल R के बारे में जान रहा है। जब कैपिटल R के बात करेगा तो किसको फॉलो कर रहा है? 1/r²। अरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बाहर वो किसको फॉलो करता है? 1/r²। तो आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करेगी? r की पावर -2 को, मतलब वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? अब कौन सा आंसर होगा? देखो पहला क्या है? डिक्रीज एज r इंक्रीज एंड r ग्रेटर देन r, ऐसा है कि नहीं? इंक्रीज एज r इंक्रीज एंड फॉर r इज ग्रेटर देन r,
बढ़ती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है कि आर जब कम कैपिटल आर से छोटा? नहीं। जीरो एज आर इंक्रीज फॉर कहां तक? लेस देन कैपिटल आर। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। उसके बाद क्या है? डिक्रीज एज इंक्रीज ऑफ आर। आर के बढ़ने पर वो भी कौन सा आर बढ़े? जब कैपिटल आर से ज्यादा हो। कैपिटल से आर से मतलब इसका हिंदी का मतलब है कैपिटल आर से बड़ा आर रखोगे तो डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा है कि नहीं? ठीक, बढ़िया। ये कह रहा है इंक्रीज एज इंक्रीज आर ग्रेटर देन आर। ऐसा ही कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होने लगे। घटती है तो कौन सा होगा? थर्ड। जीरो एज आर इंक्रीज फॉर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो। जब आर छोटे आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जब कैपिटल आर से ज्यादा होगी तो क्या होगी? घटेगी। कौन सा होगा? हाँ वही, डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज एज आर इंक्रीजेस, मतलब स्मॉल आर बढ़ेगा और ई की वैल्यू घटेगी। ठीक है, अरे बताओ भाई, चलो आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम शुरुआत के 3 सवाल बहुत लेंदी और वर्किंग कराए थे? क्या सारे सवाल लेंदी और वर्किंग वाले आए? यही नीट की पहचान है। मतलब सारे एक बार किसी एक चैप्टर का कोई सवाल लेंदी और वर्किंग वाला आ जाता है तो किसी दूसरे चैप्टर का सवाल हल्का आ जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में सारे सवाल किस पे आ रहे हैं? कंसेप्ट बेस पे। बस आपको बात पता हो, कम समय में कर लेने वाला। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बार एक एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का लेंदी सवाल आया, लेकिन हर बार वैसा सवाल नहीं आया। तो मेन बात है कि आपको बेसिक कंसेप्ट सारे याद रहेंगे, तो कभी कोई लेंदी वाला उसे छोड़ के बेसिक कंसेप्ट बेस वाले छोटे छोटे सवाल पहले कर डालिएगा। फिर जब वो हो जाएगा फिर लेंदी समय रहे तो लेंदी पे जाइएगा। ये सब वर्किंग तरीका है। चलो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा, ये हमें आता भी, आप भी सीखेगा। देखो क्या है, 2 पैरेलल, और देखो ये क्लास में हमने कराया है, कहने में क्या जाता है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। 2 चार्ज वायर हैं, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ठीक, 2 infinite charge wire of charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance of 2r, are placed at a distance of 2r, 2r की दूरी पर रखें। इतना समझ आ गया? अरे 2 parallel infinite line charge density with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed of distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the 2 charge? इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तुम इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो। एक बात बताओ, दोनों के कारण दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, लैम्डा और लैम्डा। दोनों के केस वायर से दूरी बराबर है, तो क्या दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होगी? अरे बताओ भाई, बराबर होगी। तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? बाहर। बता ही नहीं रहे। ये प्लस वाला स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? बाहर। माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? अपनी तरफ। बोलो बच्चा, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? बाहर। माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? अपनी तरफ। तो दोनों ई और ई मिलकर क्या हो जाएंगे? 2e। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 2e होगा। ई कौन है? किसी एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि यदि कोई स्ट्रेट चार्ज वायर हो तो स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर होती है। याद करो, इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 2k लैम्डा बाई आर। अब इसको और ठीक कर लो, k की यहाँ, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में है, k की यहाँ क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसी एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण? एक वायर के कारण। यहाँ कितने? 2। अरे 2, अरे ये तो नहीं समझ पाए, तो यहाँ वैल्यू रख दो। ई की जगह क्या रखोगे? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अरे यहाँ आर का वैल्यू कैपिटल आर है ना? अरे यहाँ से यहाँ तक तो चाहिए। अरे बताओ भैया,
ना समझ पाओगे? 2 2 जा और 2 1 जा, 2 कट जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बोलो। अच्छा इसी में एक सवाल और बना दें कि यहां पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दें तो कितना फोर्स लगेगा? अरे F इक्वल टू क्यू ही है। एक सवाल और बना दें कि यदि इसी मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दे तो कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू ही, यही ई में जाके धर देना। पूछे कितना एक्सेलरेशन होगा? फोर्स अपॉन मास। इनिशियली किस स्पीड से भागना शुरू करेगा, या टी टाइम बाद क्या स्पीड होगी? v इक्वल टू u प्लस at। कई काम और भी सवाल बनते जाते हैं। खैर अभी ये याद कर लो, नेट ये समझ में आया? फिर से सीख लो बेटा। यहाँ 2 चार्ज वायर थे, प्लस चार्ज डेंसिटी का माइनस चार्ज डेंसिटी की, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम, दोनों से बीच के पॉइंट पे दूरियां बराबर। यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो हमने कहा प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आए, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 2E। E कौन है? एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2K लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? 2K लैम्डा बाई आर। क्या यार देखो, बीच में नींद ना खराब क्या करो, पागल हो गया, चिल्लाया मत करो, मन खराब हो जाता हमारा, ठीक है? तो स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2K लैम्डा बाई आर। के कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो एक के कारण लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, उसका डबल कर दिया तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हो पाएगा? अच्छा यही चार्ज वायर 90 डिग्री पर रखे होते हैं। बोलो बेटा, यही चार्ज वायर 90 डिग्री पर होते, एक ही इधर जाता है, एक ही इधर जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता? E√2 हो जाता। कोई बड़ी बात? E याद करना था आपको, क्या? लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो पाएगा? अरे बताओ भैया। बढ़िया 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 बढ़िया। कहाँ छोड़े? अभी तो अभी नहीं, अभी 2:15 पे शुरू किए, 4:15 पे होगा, तब तक निपटा देंगे। 13 हो गया, 2 सवाल बाकी है। मतलब समझो, कल हम 10 तक करा दिए थे, 5 वो बाकी थे, 10 15 ये आज के, तो 2 दिन का मामला पूरा। नुकसान जो है पूरा करना पड़ेगा ना। जब हम बोले हैं नहीं पहले बात हमें पूरी करनी है। जब हम बोले कि 15 सवाल कराने तो कराएंगे। ये देखो बहुत कठिन सवाल है। ये तो हो गया ना? नहीं हुआ? पढ़ना तो पड़ेगा ऐसे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन है? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, क्वेश्चन समझो, जैसे ही कंडक्टिंग स्फीयर बोले समझ लो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है, ठीक? द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रेडियस है कैपिटल R। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/2, मतलब 1.5 गुना, मतलब सरफेस से बाहर। 3r/2 मतलब 1.5 गुना सरफेस से बाहर। चार्ज कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल इज E। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E है। इफ R इज द रेडियस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2, r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, क्योंकि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहां पे हुआ? सरफेस पे हुआ। देखो वापस रिलेट हुआ नहीं हुआ? यही तो मैं बोल रहा हूं कि भैया सवाल और कंटेंट वापस रिलेट होगा, बस साथ साथ पढ़ते जाओ। तो 20 और 200 सवाल नहीं करना है, इन्हीं 20 सवाल को 2 बार कर लेना है, 4 बार कर लेना है। आगे बताओ। अच्छा तुम देखिए अच्छी बात है, हम सारे करा लेंगे, हमें ये खुशी है। 15 की बात तय हुई थी। हाँ 15 आ गया। देखिए नहीं, पहले पढ़ाने दो, ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे। जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक नहीं माना जाएगा। देखो ए हॉलो ए
हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर, ठीक, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर, ठीक, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, लो भाई कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। हम केवल आंसर नहीं सिखा रहे, क्वेश्चन पढ़ना सिखाना चाहते हैं। ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर, कंडक्शन स्फीयर बोलते ही मन में समझ जाओ चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इफ रेडियस इज 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, क्योंकि कंडक्शन स्फीयर के अंदर चार्ज होता नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो बात को, तो हमारा जो टारगेट था वो 15 क्वेश्चन का था, दोनों के 30 सवाल हो गए हमारे पास। अब कल रात को 11 बजे जब लाइव होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और 15 क्वेश्चन टारगेट रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिवाइज करके रखिएगा।